हेलो बच्चों, आज हम लोग बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट करा चुका हूँ बेटा, है ना। तो आज सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं ना, अम्ल क्या होते हैं। तो आर्हेनियस की अवधारणा, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है अम्ल की, है ना, एसिड्स की, वो क्या है देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है बेटा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब है H पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, एसिड्स जहाँ होंगे बेटा वहाँ से हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव मिलेगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे ना। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? वे अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ बेटा, तो एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H2SO4 होता है। तो अगर H2SO4 को बेटा हम ब्रेक करें तो किस में टूटता है? H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, H2 है तो बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl अगर हम इसे ब्रेक करें तो क्या इसमें टूटेगा बेटा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो HNO3 को देख लेते हैं। तो H पॉजिटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव। अब आप देख रहे हो तीनों केसों में क्या मिल रहा है आपको? H पॉजिटिव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ये वाला H पॉजिटिव, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये वाला H पॉजिटिव। तो जिस सब्सटेंस से, है ना, हमें क्या मिले बेटा? H पॉजिटिव मिल जाए तो आप समझ जाना वो क्या है? हमारा एसिड है, अम्ल है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये जो आपका बचा है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे मैं कहता हूँ बेटा एसिड रेडिकल। क्या कहूँगा? एसिड रेडिकल। ठीक है, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा इनका क्या महत्व है, क्या यूज है इनका। ठीक है, तो समझ में आया होगा बेटा एसिड्स क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ है जो जल विलयन में क्या देते हैं आपको? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे एसिड कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये तीनों ही आपके कहलाते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है प्रबल अम्ल। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, क्षार की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो क्षार क्या है बेटा? क्षार वे पदार्थ हैं होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो एसिड में क्या कर रहा था? हाइड्रोजन आयन दे रहा था, बट क्षार में क्या दे रहा है बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव। इस बात पे स्पेशली ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एग्जाम्पल क्या दे दे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। अगर मैं इसे ब्रेक करूं बेटा तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सेम देख लेते हैं इसे भी। तो K पे पॉजिटिव होता है, OH पे 1 नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखेंगे NH4OH। तो NH4 पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है प्लस OH नेगेटिव। अब ध्यान दो क्या हो रहा है, तीनों केसों में क्या मिल रहा है आपको? OH नेगेटिव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो आप कह सकते हो बेटा ये क्या है? हमारे क्षार है, बेस है। ठीक है, अब आपके पास ये जो बचे ये वाले Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4, बेटा मैं इन्हें बोलूँगा बेसिक रेडिकल। क्या बोलूँगा? बेसिक रेडिकल। आप लोग साल्ट पढ़ेंगे ना, साल्ट, तो साल्ट कब बनता है? अब तक आपने पढ़ा है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी कि जब एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो वहाँ से लवण और जल प्राप्त होता है ना। बट एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पे? एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? आपका साल्ट बनाते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं वो लोग, है ना। तो आगे देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए हमारे बॉन्स्टैंड लोरियर की अवधारणा, है ना, या प्रोटॉनिक अवधारणा भी इसे हम कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? देखो, अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, ना, तो वो कहलाते हैं आपके अम्ल।
एसिड्स, है ना। क्षार क्या होते हैं बेटा? क्षार वे पदार्थ है जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, जो प्रोटॉन लेते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन दे रहा है वो प्रोटॉन डोनर है, जो ले रहा है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसे। तो जैसे HCl क्या है आपका? एसिड है। ठीक है, और ये क्या है आपका? बेसिक। तो क्या करेंगे, देखो आपने क्या किया, HCl ने एक एक प्रोटॉन इसे दिया तो क्या बना दिया? NH4 पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब NH3 ने क्या किया? एक प्रोटॉन लिया तो इसने दिया, तो इसे मैं क्या बोलूँगा बेटा? डोनर। क्या बोलूँगा? डोनर, है ना। डोनर का मतलब है दाता। और इसने प्रोटॉन लिया तो मैं इसे क्या बोलूँगा? एक्सेप्टर। क्या बोलूँगा? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब है ग्राही, यानी कि लेने वाला। ठीक है, तो ये थी प्रोटॉनिक अवधारणा। यानी कि जो अब एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर है, और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? क्षार कहलाते हैं, है ना। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार या एल्कली कहलाते हैं ना। क्षार को एल्कली कहा जाता है। पूछ जाता है एल्कली क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं जो बेस क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं, है ना। जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एल्कली कहते हैं। ठीक है, अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस बात को बेटा आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार क्या है बेटा? तो सबसे पहला ही पॉइंट आता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः विजित होते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? आपको पता है, ऊपर बता चुका हूँ मैं कि एसिड्स क्या होते हैं? एसिड जहाँ से हमें क्या मिले बेटा? हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव मिले, तो इसमें क्या होगा? H पॉजिटिव की जो क्वांटिटी होगी क्या होगी? वो मोर होगी। ठीक है, H पॉजिटिव ज़्यादा मात्रा में होगा, और वहीं अगर मैं कहूँ वाटर क्या होगा? वो लेस, है ना। पानी क्या होगा? कम क्वांटिटी में। भाई कोई भी सोल्यूबल है तो उसमें H पॉजिटिव की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर H पॉजिटिव की संख्या कम है तो वो बेस है, मतलब वो क्या बोलते हैं? वीक एसिड है। ठीक है, H पॉजिटिव की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, मोर है, तो मैं क्या बोलूँगा? उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अगर H पॉजिटिव की क्वांटिटी क्या है बेटा? कम है, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? वीक एसिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की, ऊपर लिखवा चुका हूँ मैं आपको। HNO3 होता है ना, H2SO4 होता है, और HCl होता है। तो यही तीन ही क्या है बेटा? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या है? प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः विजित नहीं होते। जो जल में प्रबल अम्ल क्या होता है? जलीय विलयन में पूर्णतः विजित नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है बेटा? यानी कि इसमें क्या होगा? H पॉजिटिव की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी बेटा? लेस होगी। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, वाटर लेस, H पॉजिटिव की क्वांटिटी क्या होगी बेटा? लेस, कम होती है। ठीक है, जब ये होगी तो अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर क्या हो जाएगा? इसमें मोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर में क्या होता? अपोजिट था, H पॉजिटिव क्या था? मोर था, वाटर क्या था? लेस था। इसमें क्या? H पॉजिटिव लेस है और वाटर क्या है? मोर। भाई जब भी तो H पॉजिटिव संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जिसमें H पॉजिटिव क्या हो? कम मात्रा में हो, उसे क्या बोलूँगा मैं? वीक एसिड, यानी कि दुर्बल अम्ल। ठीक है, अगर यही H पॉजिटिव की संख्या अगर ज़्यादा होती तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता, अगर कम है तो आप बता सकते हो वो वीक एसिड है, यानी कि दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, H2CO3, इसे बोलते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना, जिसे सिरका भी बोलते हैं आप लोग, विनेगर, है ना, सिरका। वैसे क्या नाम होता है इसका? एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये किस में आता है बेटा? वीक एसिड में आता है ना। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो दिखाऊँ आपको, OH नेगेटिव समझ लेते हैं कि OH नेगेटिव है, तो वो सीधा बोल देंगे कि ये बेस है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है आपको। उसके बाद आता है बेटा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के गुण। प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एसिड है या बेस है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका?
सबसे पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं हमारे एसिड जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, श्योर होता है। क्या होता है, श्योर, खट्टा होता है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, अम्ल जल में विलय होते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं वो जल में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। थर्ड, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे हैं, नीले से लाल कर रहे हैं, लाल से नीला कर रहे हैं। ठीक है। तो अम्ल, मैं आज आपको लोगों को ये डाउट क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। जैसे एसिड है, एसिड की तो बात कर रहे हैं, तो एसिड का डी ले लो बेटा। तो डी से पहले आर ई लगा दो, क्या बना, रेड। तो रेड से पहले आप क्या रखोगे, ब्लू। ठीक है। यानी कि जो एसिड होते हैं वो कैसे चेंज, लिटमस पे कैसे कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लू टू रेड। ब्लू मतलब नीले से लाल। ठीक। तो आई होप बेटा आज आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, है ना, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, अम्लों के प्रति संक्षारक होते हैं ना, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। इनकी क्रिया से लकड़ी, कागज, स्किन आदि क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। ठीक है। तो ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, यह मेथिल ऑरेंज विलियन को क्या कर देता है बेटा, गुलाबी कर देता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है बेटा, यह क्षारों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मैं इसे, इस वाले को मार्क कर देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। तो ध्यान रखना, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप बता सकते हो ये क्षारों से अभिक्रिया करके कौन, अम्ल, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया का बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये क्या था, OH। OH क्या होता है बता चुका हूँ, क्षार होता है। HCl क्या है बेटा, आपका अम्ल है। तो अम्ल और क्षार जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे NOH है, तो यहाँ से वो OH ये बाहर निकाल देंगे, OH बाहर, यानी कि H2 और वो बाहर निकल गया, और क्या बचा आपके पास NaCl। तो ये आपका क्या लाएगा, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है बेटा आपका वाटर ना। साल्ट मीन्स लवण। और इसको जानते हो आप लोग क्या होता है, ये जल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब एक्चुअल में मैं ऊपर आपको बताया था एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में। तो जो एसिड रेडिकल था वो क्या था, दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखो, एसिड रेडिकल में Cl नेगेटिव था और बेसिक रेडिकल में क्या है, NO है, Na पॉजिटिव है। अब देखो, Cl नेगेटिव था एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या था, Na पॉजिटिव। तो इनको मिलाने में क्या बना, NaCl बना ना। तो यही तो बनाना था हमें, सॉल्ट। यानी कि एक्चुअल में काम क्या होता है, एसिड रेडिकल और जब बेसिक रेडिकल मिलते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। चलो, अब तक हमने पढ़ा बेटा अम्लों के गुण, है ना। अब हम पढ़ने वाले किसके, क्षारों के गुण, क्षारकों के गुण, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो सबसे पहला क्या है, क्षारक। ये क्षार है ना, स्वाद में क्या होता है, तीखे और कड़वे होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। क्या होता है, बिटर, कड़वे होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। ठीक है। थर्ड केस क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब सोचो, ऊपर क्या कर रहे थे वो, ब्लू टू रेड कर रहे थे, तो ये क्या कर देंगे, अपोजिट करते हैं इसका, रेड टू ब्लू हो जाएगा। ठीक है। बट कन्फ्यूजन नहीं है आपको तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे बेस का बी ले लो भाई, बेस, बेस का बी ले लो, तो बी क्या है, ब्लू। ब्लू से पहले क्या लगा देंगे, रेड। तो ये कैसा कलर चेंज कर रहे हैं, रेड टू ब्लू। एक याद कर लो कोई सा भी, जो दूसरा वाला होता है वो उसके ठीक अपोजिट होता है। ठीक है। ये आसान तरीका है बेटा याद करने का। ठीक है। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिपकने लगते हैं, है ना। इन्हें जब अगर हम टच करेंगे तो सोपी टू टच, है ना, जैसा साबुन को छूते हैं ना तो ऐसी फीलिंग आती है ना, इसका सोपी टू टच, है ना, सोप जैसा फील होता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, क्षारकों पर ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है। उन पर हीट का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देख लेते हैं थोड़ा सा, किस पे, क्षारकों पे, है ना।
तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं, है ना, परंतु पिघल जाते हैं, यानी कि टूट के नहीं बिखरते हुए क्या होता है, परंतु पिघल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेल्ट। जैसे मैं NaOH को लूँ, NaOH सॉलिड फॉर्म में था, जब हम इसको क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, हीट का साइन लगा दूँ, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। L का मतलब क्या है, लिक्विड, S का मतलब है सॉलिड। क्लियर है। तो ये क्या होता है, अपघटित नहीं होते, ये क्या हो जाता है, ये केवल स्टेट चेंज कर ले, सॉलिड से किस में चले जाते हैं बेटा, लिक्विड में चले जाते हैं ना, मेल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्षारकों के क्या थे, गुण थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है, सूचक, जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। जैसे आप लोग कोई भी व्हीकल यूज करो, जैसे बाइक है, सपोज दैट कार है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें लेफ्ट टर्न और राइट टर्न के लिए क्या दिए जाते हैं, इंडिकेटर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही एसिड और बेस को पहचानने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, सूचक का, है ना, इनका प्रयोग किया जाता है। तो सूचक एक प्रकार के रंजक होते हैं, एक प्रकार के डाई होते हैं, है ना, जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अपने रंग परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि एसिड में उनका अलग कलर होता है और बेस में अलग कलर चेंज करते हैं, तथा इन पदार्थों की सहायता से हम अम्ल तथा क्षार की पहचान कर सकते हैं। भाई एसिड में कोई कैसा कलर चेंज कर रहा है, बेस में कलर कैसा चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इस कलर चेंजिंग के अकॉर्डिंग हम लोग पहचान कर लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करूँ, लिटमस है, तो लिटमस जो एसिड होता है ना, एसिड में कैसा कलर चेंज करे, वो नीले से लाल कर रहे थे, ऊपर जस्ट पढ़ा हमने। ठीक है, लिटमस पेपर पे कैसे कलर चेंज करते थे, वो नीले से लाल। तो हम अगर नीले से लाल कलर चेंज कर ले तो हम तुरंत बता सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस हमारा क्या है, एसिड है। और क्षार की पहचान कैसे कर रहे हैं भाई, तो क्षार ठीक इसके अपोजिट था, क्या कर रहे हैं, वो लाल से नीला करते हैं, यानी कि रेड से ब्लू कलर चेंज करते हैं। ऐसी मेथिल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर्स है। तो अमूल में कैसा कलर चेंज करता है बेटा, वो लाल, और क्षार में कैसा कर रहा है, पीला। ठीक है, अगर लाल कलर का हमारा सोल्यूशन आता है तो हम तुरंत बताएंगे वो एसिड है, अगर येलो कलर आ रहा है तो हम बताएंगे वो सब्सटेंस हमारा क्या है, बेस है। ऐसे फिनोफ्थलीन होता है, ये भी इंडिकेटर्स है। ठीक है, एसिड में क्या करते हैं, ये कलर लेस हो जाते हैं, कलर लेस बना देंगे, सॉल्यूशन को रंगहीन कर देंगे। बट क्षार में, बेस में कैसे कलर चेंज करते हैं, वो गुलाबी कलर कर देते हैं ना, पिंक कलर कर देते हैं। ठीक है, तो इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस है हमारा वो क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है, नेक्स्ट स्मेल से भी हम लोग पता करते हैं बेटा कि हमारा कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। कैसे, उसे बोलते हैं बेटा गंधयुक्त सूचक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इसे बोलते हैं। तो विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। उनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, उदाहरण देखें जरा, वेनिला, लौंग व प्याज। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में अगर सपोज दैट मैंने यहाँ दो सॉल्यूशन लिए, तो पहला सॉल्यूशन है मेरा एसिडिक और दूसरा सॉल्यूशन है मेरा बेसिक, यानी कि बेस है ना। तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें वेनिला डाल दूँ या लौंग या प्याज, है ना, अगर मैं इसमें डाल देता हूँ तो इसमें क्या होगा, इसकी जो स्मेल है उसमें क्या होगा, नो चेंज। जैसी लौंग की, है ना, प्याज की जो स्मेल है वो एज इट इज़ बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। बट जैसे ही इसी लौंग को मैं बेसिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो इसकी जो स्मेल है बेटा वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि बदल जाती है। तो हम स्मेल से भी पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस जो हमारा क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में उसकी स्मेल नो चेंज, एज इट इज़ बनी रहेगी, बट क्षारीय माध्यम में क्या होगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीएच स्केल समझाने से पहले, पीएच, ठीक है, पीएच की बेटा फुल फॉर्म अगर वो आपसे पूछ ले तो आप क्या लिख सकते हो, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच की फुल फॉर्म पूछ लेता है कोई भी, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंशियल। ठीक है, पीएच स्केल। तो क्या कहता है बेटा, अम्लों व क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना विकसित किया जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पीएच स्केल दिया किसने था, तो उसके साइंटिस्ट का नाम बताएंगे आप। सोरेनसन ने कब दिया था बेटा, 1909 में दिया गया था, है ना। यह क्या करता है बेटा, अम्लों व क्षारकों जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए। ठीक है, कि जो सब्सटेंस है हमारा वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। ठीक है, तो जो पीएच स्केल दिया गया था वो 1 से 14 के बीच बनाया गया था। ठीक है भाई, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और 14 पे से लास्ट कर दिया। तो बेटा 0 से लेके 3.5 तक, यहाँ तक, तो जो अगर किसी की पीएच वैल्यू आती है तो वो सब्सटेंस जो हो वो हमारा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, यानी कि एक सिंपल सी भाषा में आप लोग पहले ये याद रखना है कि 1 से 6 तक किसी की पीएच वैल्यू आती है तो वो होगा हमारा अम्ल कहलाएगा। ठीक है, 7 पे बेटा वो उदासीन होगा यानी कि न्यूट्रल होगा, और 7 से 14 तक, है ना, 7 उदासीन तो कितना बचा, यानी कि 7 से लेके 14 तक, तो जो सब्सटेंस होगा हमारा वो कैसा होगा बेटा, वो क्षारीय होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और 4 से अगर वो 7 तक जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वीक एसिड। ठीक, 7 पे क्या हो जाता है बेटा, वो उदासीन, है ना। अब 7 से लेके 10 पॉइंट कुछ तक जो रहेगा, किसी की पीएच वैल्यू आती है तो वो क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा, और यहाँ से 14 तक जा रहा था वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। ठीक है, तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति इस प्रकार इसकी अम्लीय प्रकृति क्या बढ़ रही है, इधर बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, इधर जैसे जैसे 14 की तरफ जाएंगे इनकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, प्रकृति क्या है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो पीएच, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीएच मूल्य, है ना, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या है, तो किसी विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घातों की वह संख्या है जो इस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू से बेटा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है हमारा वो क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है, न्यूट्रल है, उदासीन है, या बेसिक है, क्षारीय है। पीएच वैल्यू से हम लोग ये पता कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पीएच वैल्यू को सबसे पहले बेटा आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण का। तो वो फॉर्मूला क्या है आपका, H पॉजिटिव जो 10 की पावर माइनस पी और सेकेंड फॉर्मूला है H पॉजिटिव OH नेगेटिव इजकल टू 10 की पावर माइनस 14। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे। लॉग वाला भी है बट आपको मैं इजी मेथड से बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं जैसे मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव का जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 × 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर है। और वो कह रहा है विलयन का पीएच बताइए, इस विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दे दी, 1 × 10 की पावर माइनस 7, या मैं सीधा लिख दूँ उसे 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, क्योंकि 1 की यहाँ कोई महत्व नहीं। क्लियर है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा H पॉजिटिव इजकल टू 10 की पावर माइनस पीएच, यही तो पढ़ा है। H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 की पावर माइनस 7 इजकल टू 10 की पावर माइनस पीएच। अब देखो बेस सेम है, जब बेस सेम होता है ऊपर वाले का कंपेरिजन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो एक लाइन लिख देना, तुलना करने पर, है ना, कंपेरिजन करने पर तो क्या हो जाएगा, पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। ठीक है, अब यही इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दूं कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो आप लोग क्या बताओगे, पीएच वैल्यू 7 पे क्या आता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, उदासीन, है ना। और 7 किसका आता है बेटा, वाटर का। वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 होती है। ठीक है, क्योंकि जल हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर है बात।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी विलेन का pH मान 4 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। क्वेश्चन बहुत आपको इजी लग रहा होगा है ना, बट थोड़ा सा घुमाने वाला। वाकई में ही ये क्वेश्चन क्या है, इजी है, बट ये आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। कैसे, मैं pH वैल्यू दे दिया आपके, अब तुमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब आप लोग दिमाग दौड़ाओगे, OH नेगेटिव 10⁻14 लगाए, कुछ नहीं करना आपको, आपने फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, H पॉजिटिव इजकल टू 10⁻⁻pH। तो वो इसकी की वैल्यू पूछ रहा है बेटा आपसे, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन अब सीधा ना लिख सकते इजकल टू 10⁻⁻pH। pH की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन करना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं बेटा, एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, आपके हर ऊपर वाले क्वेश्चनों में उसने क्या बोला, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, बट उसमें क्या कह दिया, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस। तो इसमें क्या दे दिया उसने, OH नेगेटिव की वैल्यू दे दी बेटा, कितनी, 1 × 10⁻⁻8। तो मैं सीधा लिख दूँ 10⁻�8 मोल पर लीटर, लिख सकता हूँ, लो लिख देता हूँ मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस विलेन का pH मान ज्ञात कीजिए तथा यह भी बताइए कि विलेन अम्लीय हो गया क्षारीय। तो इसमें कई बातें इसमें पूछ ली, 3 बातें पूछ ली उसने। तो आप लोग ध्यान रखना, किसी भी विलेन का pH वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब तक आपके पास हाइड्रोजन आयन की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू होती है ना, जो पावर में होती है, वही उसका pH वैल्यू कहलाती है। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे होता है। जैसे OH, तो H पॉजिटिव तो वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा नहीं, ये वाला होगा, OH नेगेटिव इजकल टू 10⁻⁻14, क्योंकि स्केल हमारा 14 तक दिया होता है। तब बताओ H पॉजिटिव की वैल्यू अगर मैं निकालने लगूँ तो OH की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 10⁻⁻8 इजकल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14। तो ये H पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो किसमें पहुँच जाएगा, इक्वल से इधर 10⁻14 और अपॉन में क्या जाएगा 10⁻18। जो ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में चली जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻6, क्योंकि 14 में से 8 गया, क्योंकि -8 है। अगर मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊँगा, देखो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, 10⁻⁻14 इंटू 10⁻+8। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, क्या होती है, ऐड। तो -14 + 8 कितना बचेगा, -6। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 10⁻⁻6। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आएगी, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की वैल्यू आएगी, वही जो मतलब जो पावर होगी वही उसका pH वैल्यू कहलाती है, बताई थी ना बात। तो इसकी पावर देखो कितनी है, 6, तो यही इसकी pH वैल्यू होगी। कैसे होगी देखो, अब आपने क्या पढ़ा है, H पॉजिटिव इजकल टू 10⁻⁻pH नहीं पढ़ा। H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, 10⁻⁻6, तो इजकल टू 10⁻⁻pH। अब क्या कर दोगे आप, कंपेयर कर दोगे, यानी कि तुलना कर दोगे। तुलना करने पर कितना आ जाएगा आपका, pH वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। तो इसकी pH वैल्यू क्या है, 6। अब लास्ट क्या बचा आपने, यह भी बताइए कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है, विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। अब बताओ जरा, pH वैल्यू किसी की 6 है, तो कैसा सोल्यूशन होगा हमारा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। नहीं ध्यान आ रहा तो आप लोग दिखा देता हूँ एक बार। किसी की pH वैल्यू अगर 1 से 6 तक जा रही है तो क्या कहलाएगा, सब्सटेंस हमारा अम्ल, क्या कहलाएगा, अम्ल। अगर 7 वैल्यू आती है तो उदासीन हो जाता, 7 से ऊपर जाती है 14 तक तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो आप लोग अब बता सकते हो इजीली, 7 से कम आ रही है, ये 7 से कम आ रहा है ना, तो ये जो विलियन होगा कैसा होगा हमारा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग pH वैल्यू को पूछ सकता है। ठीक है, तो तीनों टाइप मैंने आपको बता दिए, तो ये बेटा इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है वो, ध्यान देना ज़रा। वो कह रहा है प्राकृतिक अम्ल व उनके स्रोत, सोर्स ऑफ सम नेचुरल एसिड, है ना। जैसे सिरका है, तो सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, है ना।
संतरा और नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। इमली में कितना कौन सा होता है बेटा? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। और खट्टा दूध दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड है ना। चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है HCOOS। थोड़ा ध्यान रख लेना फॉर्मिक एसिड को। जो आपने देखा है ना, मधुमक्खी हुई, चींटी हुई, इनके काटने पे क्या स्वेलिंग आ जाती है ना, तो वो किसके कारण आती है बेटा? वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में? फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इस कुछ सम नेचुरल एसिड्स है ना, सोर्स ऑफ सम नेचुरल एसिड है। तो बेटा पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो एक बार आप लोग इन्हें ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद आता है बेटा वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब वो मैं पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा इसमें। सबसे पहले क्या होगा बेटा? आपको बनाने की विधि, ये बनता कैसे है, बनाने की विधि। ठीक है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग, ये 4 पॉइंट मैं आपको कराऊंगा। और इन चारों पॉइंट में से ही एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। या तो पूरा कॉन्सेप्ट पूछेगा, अगर नहीं पूछता तो आपसे 2 नंबर में 3 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है कि धावन सोडा के बनाने की विधि बताइए, वॉशिंग सोडा का बना है ना प्रिपरेशन मेथड बताइए, या रासायनिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि बोल देगा भाई इसकी रिएक्शन इसके साथ दिखाइए। या 2 भौतिक गुण पूछ लेगा, 2 उपयोग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा। ठीक है, आपको तैयार करना है अच्छे से। अब एग्जाम के ऊपर बात है, एग्जामिनर के ऊपर बात है कि वो एग्जाम में क्या पूछता है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, किसका ये नाम है? धावन सोडे का, वॉशिंग सोडे का। और इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना था? 286 होता है। निकाल के आप लोग देख लोगे। ठीक है, अब आता है बेटा बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में क्या कह रहा है वो? धावन सोडे का निर्माण NaCl से निम्नलिखित 3 चरणों में होता है ना। 3 टाइप्स में आपको ये वॉशिंग सोडा बना के दिखाया जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको 2 लाइन में ही आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन मेथड क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में NH3 तथा CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे NaHCO3 प्राप्त होता है। NaHCO3 क्या है बेटा? आपका बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaCl लिया, NH3 लिया, CO2 लिया एंड वाटर लिया। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से बनाते हैं NaHCO3 + NH4Cl। ये देखो Na, यहाँ से एक H निकाल लिया, और CO2 और ये वाला O चला जाएगा, CO3 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है यहाँ पे? NH2, H2 ये रहा, तो NH4 और ये वाला Cl आ जाता है। ठीक है, तो NaCO3 का इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा कह सकते हैं इसे। ठीक है, और NH4Cl का नाम होता है नौसादा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है बेटा आपका, सेकेंड आता है बेटा। अब यहाँ से क्या लिया जाएगा? NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और इसको क्या कर देंगे बेटा? हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हीट, गर्म कर देंगे। तो यहाँ से वो क्या देगा? Na2CO3 देगा, और CO2 देगा प्लस H2 निकालेगा। ठीक है, बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो जो Na2CO3 बनेगा इसे बोलते हैं बेटा हम सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस। जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो उसे क्या कहा जाता है? सोडा एस बोल देंगे। ठीक है, अब वापस से क्या करेंगे? सोडा एस लेंगे, सोडा एस की क्रिया वाटर के मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल्स के साथ करा देंगे, तो क्या बना देगा? Na2CO3 × 10H2। तो ये हमें प्राप्त करना था, इसी का नाम क्या था बेटा आपका? वॉशिंग सोडा। ठीक है, धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा। अगर ये 3 पार्ट आप लोगों के याद ना रहते हैं तो आप लोग 2 बात में कहानी ख़त्म कर दोगे। अब वो क्या है? वो है बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा दोगे? CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बैलेंस के लिए यहाँ लगा देंगे 2, Na2। ठीक है, CO2 और एक O, यहाँ से 3, तो एक O बच रहा है आपके पास, H2O यानी कि वाटर बना देगा। तो ये क्या बन गया? Na2CO3 अभी जस्ट बताया सोडा एस, क्या बोलेंगे इसे?
सोडा एस। ठीक है, अब सोडा एस को उठाएंगे यहाँ से और इसकी रिएक्शंस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कर देंगे, तो यहाँ से क्या बना देगा वो Na2CO3 इंटू 10H2। तो यही तो हमें प्राप्त करना था, इसी का तो नाम क्या है बेटा आपका धावन सोडा। ठीक है, या वॉशिंग सोडा। तो बनाने का मेथड खत्म हो जाता है आपका, प्रिपरेशन मेथड। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछता है कि धावन सोडे का क्या बताना है आपको, बनाने की विधि बताइए, तो जो भी आपको आसान लगे वो आप लोग एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको, तो दोनों मेथड में जो आपको इजी लगे वो आप लोग लिख सकते हो। अगर पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि भाई मुझे इससे बना के दिखाइए, तो आपको फिर तो उसी से बना के दिखाना है, अदरवाइज दोनों में से कोई सा भी मेथड आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो बनाने की विधि यहाँ खत्म होती है। उसके बाद आता है बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या है, यह एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और जो इसका गलनांक है वो कितना होता है 850 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह जल में विलय होने के पश्चात उसमें उत्सर्जित करता है। और फोर्थ पॉइंट बताया, इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिर आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या कह रहा है वो, पहला पॉइंट है वायु में खुला छोड़ने पर, यानी कि Na2CO3 10H2 को अगर वायु में खुला छोड़ दें तो क्या होगा, Na2CO3 इंटू H2 प्लस 9H2 मोलिक्यूल्स वाटर के अलग हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसे, लिख लेना बेशक आप लोग, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ, बस बोल दिया है मैंने, तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। और फिर क्या होगा, वापस से रिएक्शंस होगी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट उठाएंगे यहाँ से, फिर इसे खुला छोड़ेंगे तो एक इसमें टूट जाएगा Na2CO3 प्लस H2 में, आपको वाटर के मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट, यानी इसका नाम क्या बताया था मैंने बेटा आपको, सोडा एस। क्या बताया था, सोडा एस। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है अम्लों से क्रिया, यानी कि जब भी वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, एसिड के साथ। तो एसिड क्या है, हमारा एसिड है, तो क्या बनाएगा वहाँ से Na, यहाँ से Na लेगा, यहाँ से H लेगा और CO3 इतना निकाल देगा। तो मेरे पास अभी एक Na बच रहा है, Cl बच रहा है, तो NaCl अलग निकाल देगा, NaSCO3 अलग निकाल देगा। तो NaSCO3 का नाम बताया मैंने आप, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, अब HCO3 की वापस से रिएक्शंस हो गए फिर एसिड के साथ HCl के साथ, तो यहाँ से वो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और ये H मिल के H2 हो जाएगा, और एक वो यहाँ से ले लेगा H2 निकाल देगा, और CO3 का क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो NaCl क्या है आपका सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड ये वाटर हो गया, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगी CO2। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है आपका बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। बुझा हुआ चूना को हम क्या बोलते हैं, स्लेक डैम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल टू एच। तो Na2CO3 की रिएक्शन CaOH के साथ दिखा रहे हैं, तो यहाँ से इतना बाहर निकाल दो CaCO3, तो क्या बचा आपके पास, Na के 2 बचे, OH के 2 बचे, तो 2NaOH लगा दिया मैंने। ठीक है, तो CaCO3 का नाम क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आता है बेटा रेत या सिलिका से क्रिया। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत का फॉर्मूला क्या होता है SiO2 है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो Na2CO3 की रिएक्शन SiO2 के साथ कराते हैं, तो क्या होता है Na2SiO, और यहाँ से एक हो चला जाएगा SiO3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका CO2, तो CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। तो इसका नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट। क्या नाम है, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो जिसका मैं नाम बोला करूँ उसके नीचे छोटे से अक्षरों में लिख दिया करूँ आप लोग, ताकि आप जब भी आप अपने नोटबुक उठाओ तो आप उस कंपाउंड का नाम इजीली बता सको। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है उपयोग। उपयोग में क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब किस में बनाए गए, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं ना। कांच में साबुन बनाने में, कागज तथा कपड़ा उद्योग में, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, और बेकिंग सोडा तथा बोरेक्स बनाने में। बेकिंग सोडा देखो ये रहा, ये वाला बेकिंग सोडा, ठीक है, और बोरेक्स बनाने में। ठीक है, तो इसका यूज़ किया था वॉशिंग सोडे का। ठीक है, यहाँ पे जाकर बेटा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा इसमें कि
केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका, ठीक है, केमिकल नेम क्या है उसका, मोलिकुलर वेट क्या है, अणुभार क्या है, फिर उसके बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण और उसके उपयोग। तो इन 4 पॉइंटों में से आपसे क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है वो, उसका फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, या उसके बनाने की विधि पूछ ले, या उसकी रिएक्शंस कहते भी वॉशिंग सोडा की रिएक्शंस किसके साथ दिखाइए, रेत के साथ दिखाइए। तो आप मैं बता चुका हूँ, आप लोग रिएक्शंस की प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा, ठीक है। वहाँ पे जाकर उपयोग पे जाके कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, तो इसके बीच में वो आपसे या तो पूरा क्वेश्चन उठा देगा, ठीक है, क्या बोलेगा वॉशिंग सोडा के साथ, वॉशिंग सोडे के बनाने की विधि, भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। अदरवाइज अगर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पूछता तो इसमें बीच में से आपसे क्वेश्चन उठा लेगा। तो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ तो उनका प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि बेटा आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करोगे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे अक्सर बनाने की विधि में गलती कर देते हैं। तो इससे आगे जितने भी आप कॉन्सेप्ट लिखोगे तो एग्जामिनर देख के तुरंत कट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेन होता है बनाने की विधि, उस पर फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, बेकिंग सोडा, ठीक है, या जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, और रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई की जगह बेटा मैं हाइड्रोजन भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो इसका अणुभार कितना होता है बेटा, 84 होता है, निकाल के आप लोग देख लोगे। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि क्या है, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसका कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर प्रवाहित करने पर इसमें क्या बना दिया बेटा उसने, NaHCO3 बना दिया, ठीक है। और बैलेंस के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये आपका, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन है, ऊपर करा चुका हूँ आप लोग, ये वाली रिएक्शन ऊपर करा चुका हूँ वॉशिंग सोडे में, तो आप लोग जाकर देख लोगे वहाँ पे, ठीक है। अब बात करें बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में देखो क्या कह रहा है वो, भौतिक गुण में सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टल पदार्थ है, जल में विलय है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब उसके बाद आता है बेटा रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 क्या है बेटा आपका, गर्म करने पर, यानी कि बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करें, हीट का साइन इसके ऊपर लगा देंगे, तो किस में टूट रहा है वो, ठीक जो प्रिपरेशन मेथड की जो रिएक्शंस थी ना उसके अपोजिट हो जाएगी बिल्कुल। देखो मैं दिखा देता हूँ, चलो आपको, ये रहा। अब इसे हीट करो तो ये बन जाएगा, इससे ये बना था, चेक कर लो, ठीक है। तो NaCO3 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा ही दिया मैंने। अब सेकंड पॉइंट आता है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस करने पर जल अपघटन होता है, जल से क्रिया। NaCO3 की क्रिया वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से Na लो, यहाँ से इसे HOH लिख सकते हो, HOH लिख दो, तो Na और यहाँ से OH ले लिया। अब क्या बचा मेरे पास, H, एक H, H2CO3, NaOH बन गया और H2CO3 बन गया। इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, जिसे मैंने ऊपर बताया था क्या होता है, वीक एसिड होता है ना, दुर्बल अम्ल होता है। थर्ड आता है अम्लों से क्रिया। अब वॉशिंग सोडा की रिएक्शन, बेकिंग सोडा की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा हम, HCl के साथ, यानी कि एसिड के साथ। एसिड क्या है हमारा, HCl है, तो क्या बना देगा यहाँ से वो, Na ले लेंगे, HCl ले लेंगे, NaCl बना देंगे, H2O बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब H2SO4 के साथ दिखाएं तो NaH2 तो Na2SO4 बना दिया, वाटर बना दिया और CO2 बना दिया उसमें, ठीक है। सोडियम Na2SO4 का नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है धातु लवणों से क्लियर। धातु लवण क्या है, धातु होगी SO4, धातु लवण हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaCO3 के साथ, तो यहाँ से Zn ले लेंगे, यहाँ से CO3 ले लेंगे, ZnCO3 निकाल दिया। अब यहाँ से Na2SO4 निकाल देंगे, सोडियम सल्फेट बना देंगे, और प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा उपयोग। उपयोग क्या है, पेट की अम्लता को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने में इसका बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर निर्माण में, बेकिंग पाउडर किससे बना था, बेकिंग सोडे से। कच्चा दूध के फटने के समय
दूध के फटने का समय बढ़ाने में, जब आपने देखा है घर में क्या होता है, जब दूध फटने वाला होता है तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में या मिक्रमक के रूप में। तो ये 4 यूजेज हैं, इन्हें आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट होता है आपका। इसी बीच आपसे कुछ भी वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्यंजक चूर्ण, यानी कि जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, और रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट भी बोलते हैं। हाइपो की जगह ऑक्सी भी लिख देंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट। और इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 127, 127। ठीक है, अब इसके बनाने की विधि चलेगी बेटा। बनाने की विधि में क्या कह रहा है वो, व्यंजक चूर्ण को शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया तो क्या बना दिया, CaO। तो यहाँ से क्या बचा, H2 बाहर निकल जाएगा, CaOCl2 निकाल दिया, प्लस H2 बाहर निकला। तो ये क्या है बेटा, आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ध्यान से देखो, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बन गया। तो ये प्रिपरेशन मेथड हो जाता है इसका बनाने की विधि। ठीक है, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह जलमल है। ठीक है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, दूधिया होता है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। ठीक है, इसमें कैसी गंध आती है बेटा, क्लोरीन जैसी गंध आती है। फिर पढ़ते हैं बेटा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है, गर्म जल से क्रिया। तो गर्म जल से क्रिया कराएंगे इसकी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस यहाँ से क्या निकाल देगा, क्लोरीन निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हीट का साइन लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, इस CaCl2 निकाल देगा, प्लस O2 बाहर आ जाएगी। तो बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, CaOCl2 प्लस CO2। तो यहाँ से बना देगा कि CaCO3, तो CaCO2 और एक O निकाल देगा, ये वाली अलग से क्लोरीन क्या हो जाएगी, अलग निकल जाएगी आपकी। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण में नंबर 1 आता है सोडियम आर्सेनाइट। यह है सोडियम आर्सेनाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Na3ASO3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, सोडियम आर्सेनाइट में, Na3ASO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इसकी रिएक्शंस ब्लीचिंग पाउडर के साथ दिखाई, तो Na3ASO4 बना दिया, प्लस CaCl2 बाहर निकाल दिया यहाँ से, O क्योंकि O यहाँ पे आ गया, Na3ASO4 बन गया। ऐसे ही क्या करता है, लिथार्ज को लेड डाई ऑक्साइड बनाता है। तो लिथार्ज क्या है, ये रहा। अब क्या करेगा ये, PbO और एक वो यहाँ से आ जाएगा, PbO2 और प्लस Ca और ये वाला Cl2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड में ये कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। उसके बाद आता है उपयोग। उपयोग क्या है, चीनी को सफ़ेद करने में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, जल के शुद्धिकरण में, है ना, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन होती है ना इसमें, तो जल के शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा, एक बताइए मुझे, क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, बेहोश करने में जिसका यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एक मिनट रुकिए जरा, CHCl3। ठीक है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, बेहोश करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। तो ये कुछ यूजेस थे, मैंने आप लोगों को बता दिए बेटा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। अब इस बीच आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग को पहले से ही प्रिपेयर रहना है, पहले से ही तैयार रहना है। एग्ज़ाम आप लोग नज़दीक आ रहे हैं, तो बेटा बहुत ही डीप आपको स्टडी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस बार बार करनी है, क्योंकि साइंस को कृपया हल्के में ना लें। ठीक है, क्योंकि ये 3 बहनों का कॉम्बिनेशन होता है बेटा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो बहुत ही केयरफुली आपको स्टडी करनी है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसे शॉर्ट में मैं POP बोल दूंगा बीच में, P से प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र क्या है इसका, CH4 इंटू हाफ H2, या ये वाला 2 यहाँ चला जाता है, 2CH4 इंटू H2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों है एक ही ये,
क्योंकि ये 1/2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाता है आपका। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाने की विधि क्या है बेटा, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन, या तो केल्विन में लिख दो या फिर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि 273 ऐड करके केल्विन बना देंगे, 373 हो जाएगा। ठीक है, तो 373 ना लिख के आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। गर्म करने से निर्जलीकरण के उपरांत पीओपी प्राप्त होता है। तो CH4 को बेटा कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस से लिख दो या 373 केल्विन लिख दो, दोनों में से बात एक ही है। तो क्या बना देगा, ये होता है बेटा, ये है क्या है आपका जिप्सम। तो जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है बेटा, गर्म किया जाता है, तो वो क्या देता है, सिर्फ आपको पीओपी बना कर देता है। क्या बन जाता है, पीओपी बन जाता है। और वाटर के 3/2 वो मोलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिप्सम क्या है, जिप्सम जो बेटा सीमेंट होता है ना, सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। अगर सीमेंट में जिप्सम ना मिलाएं तो वो तुरंत पानी गिरते ही बेटा पत्थर बन जाएगा। तो वो जिप्सम का काम क्या है, वो उसके जमने की दर को कम कर देता है, बहुत धीरे धीरे फिर वो जमना स्टार्ट होता है सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए किसका, जिप्सम का यूज किया जाता है, वरना वो तुरंत पानी गिरते ही वहीं पत्थर बन जाएगा सीमेंट आपका। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है, यह जल में अविलय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे पीओपी को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर यानी कि डेड बर्न्ड प्लास्टर कहा जाता है। जैसे CH4 को हम कितने डिग्री पे कर रहे हैं बेटा, 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं, से अधिक ताप पे गर्म कर रहे हैं, तो क्या बना देता है वो, कैल्शियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, और वाटर के मोलिक्यूल्स अलग निकल जाएंगे, तो इसे क्या कहा जाता है, मृत तापित प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, अबव 400 डिग्री 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर हम 400 डिग्री सेल्सियस से अबव ले में तो कितना होगा, CH4 टूट के किस में बन जाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल देगा, प्लस ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। ठीक है, 2 4 जा 8, बैलेंस करके देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, थर्ड सेकंड पॉइंट आता है जल से क्रिया। तो इसकी जल से क्रिया दिखाएंगे, 3/2H2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, वापस से क्या बना देगा आपका, जिप्सम बना देगा। तो ध्यान रखना बेटा, जिप्सम और पीओपी का फॉर्मूला एक जैसा लगता है, बस थोड़ा सा 2 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ 1/2H2 लगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये पीओपी हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में वाटर मोलिक्यूल 2H2 आ रहा तो वो क्या हो जाता है, जिप्सम हो जाता है। ध्यान रखना बेटा इस बात का, क्योंकि इसके फॉर्मूले में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका उपयोग। तो पहला उपयोग क्या है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखा नहीं है आपने, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई हड्डी क्रैक हो जाती है तो हमारी प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर चढ़वा के आया है, तो वो पीओपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मूर्तियों के निर्माण में, जो मूर्तियाँ बनती हैं बेटा ये, उसमें भी पीओपी का यूज़ किया जा रहा है। खिलौने के निर्माण में जो खिलौने आ रहे हैं पीओपी के बने आ रहे हैं, दीवारों को चिकना बनाने में पीओपी का, घरों में आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में भी हो रही होगी पीओपी। ठीक है, तो वहाँ भी किसका यूज़ किया जाता है, पीओपी का बना यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बेटा, वो क्या है, सबसे पहला, पीतल एवं तांबे के बर्तनों को दही एवं खट्टे पदार्थ में क्यों नहीं रखा जाता है। तो खट्टे पदार्थ जैसे दही, नींबू का रस, इमली का रस, अचार आदि में उपस्थित क्या होता है, इनमें अम्ल होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब ये मेटल यानी तांबे के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ से क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, अथवा पीतल से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण बनाता है, तो जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो जो होता है हमारे लिए हानिकारक लवण उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमें पीतल व तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कोई भी मेटल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेटल होती है, और मेटल जब भी कोई एसिड के साथ रिएक्ट कर देता है वहाँ से हानिकारक लवण बनाती है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जो कि हानिकारक होती है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए खट्टे पदार्थ हमें उसके साथ नहीं रखने हैं। क्लियर है, एक बार और देख लो, खट्टे पदार्थ, दही है ना, आदि में उपस्थित अम्ल जो होता है तांबे अथवा पीतल से अभिक्रिया करके, तो अम्ल किससे रिएक्शंस करेगा, तांबे अथवा पीतल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हानिकारक लवण उत्पन्न करता है। इसलिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तन में
दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक है, जो हानिकारक लवण बनाएगा तो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है बेटा, मधुमक्खी के डंक से दर्द और जलन क्यों होती है? इस दर्द से राहत पाने का एक तरीका बताइए। मतलब मधुमक्खी के डंक में से शरीर में फॉर्मिक एसिड नामक अम्ल उत्पन्न होता है। मैंने बताया था ऊपर आपको कि चींटी और मधुमक्खी उसमें डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, HCOOH। एक बार और बता देता हूँ। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में छोड़ देते हैं ना प्रभावित स्थान पर। तो जहाँ पे ये हमें डंक मारते हैं तो वहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है, प्रभावित स्थान पर टूथपेस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, है ना, जैसे किसी हल्के क्षार को मिलाने से आराम मिल जाता है, क्योंकि यह एक हल्का क्षार है और फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है। एसिड में जब कोई बेस मिलाया जाएगा, क्या मिलाया जाएगा, बेस, तभी जाकर न्यूट्रल बनेगा। भाई जहाँ एसिड है, अब आपने देखा जब हमारी एसिडिटी हो जाती है पेट में, है ना, जलन पैदा होने लगती है, तो वहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ रही होती है। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, या तो क्या लेंगे, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, जैसे इनो वगैरह पी लेते हैं तो उसमें बेस होता है। तो जब हमारे पेट में और पेट के अंदर हमारे ऑलरेडी एसिड है, तो हमने बेस ले लिया, तो एसिड और बेस मिलकर क्या होता था, न्यूट्रल। तो वो जो एसिड है वो धीरे धीरे जो दर्द हो रहा होता है हमारा, है ना, डकार आ होते हैं, वो सब क्या हो जाती है बेटा, बंद हो जाती है। ठीक है। उसके बाद बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब तक हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, अब उसमें से हम लोगों ने क्या क्या सीखा है तो हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, अम्ल क्षार सूचकों को 3 नाम बताइए। यानी कि सूचकों मतलब इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर्स क्या बताया था मैंने आपको, फिनोफ्थलीन बताया था, मिथाइल ऑरेंज बताया था, लिटमस बताया था, नहीं बताया था। तीनों इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए ऊपर, कैसे कैसे कलर चेंज कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 3 गंदे सूचकों का नाम बताइए। यानी कि स्मेल, ओल्फैक्टिव इंडिकेटर्स बताया मैंने, प्याज, लौंग का तेल तथा वेनिला का तेल। ठीक है। लिटमस का वास्तविक रंग क्या है, वो क्या है, वायलेट है, बैंगनी है। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में लिटमस का रंग बताइए। अम्लीय में बताया था मैंने क्या करता है वो, अम्लीय माध्यम में लाल तथा क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। देखो जिंक धातु Zn किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके तो कौन सी गैस बना रही है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाता है आपका, प्लस क्या बची, H2। तो आप बता सकते कौन सी गैस है, H2, यानी हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है बेटा, हाइड्रोजन, H2। क्लियर है। नेक्स्ट है अम्ल द्वारा जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है। अम्ल बताओ, अम्लों में क्या मिलता है बेटा आपको, H पॉजिटिव तो मिलता है, हाइड्रोजन आयन, तो ये रहा हाइड्रोजन आयन। जलीय माध्यम में H पॉजिटिव आयन का स्वरूप क्या है, तो वो क्या है, जलीय माध्यम में जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो H पॉजिटिव और मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है वो। ठीक है। ऐसे क्षार द्वारा जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है, क्षार द्वारा क्या बनाते हो आप, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हो, OH नेगेटिव। नेक्स्ट है बेटा आपका धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, तो कौन सी बना रहे हो, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर पढ़ा चुका हूँ मैं बेटा, कोई भी धातु कार्बोनेट हो और तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल में प्रवाहित करने पर क्या परिवर्तन होता है। तो प्रारंभ में चूने का, स्टार्टिंग में क्या हो, चूने का जो जल है दूधिया हो जाता है, परंतु गैस की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर यह रंगीन हो जाता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है। पीएच स्केल में पीएच की क्या सीमा होती है, तो पीएच स्केल आपको बता रखा है मैंने, 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक। ठीक है। अब क्वेश्चन 12 क्या है, पीएच के मान से अम्ल तथा क्षारीय माध्यम का पता किस प्रकार चलता है। अब मैंने बताया पीएच 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 0 से 7 तक क्या होता है, अम्लीय माध्यम होता है, और 7 से 14 तक क्या होता है, क्षारीय माध्यम होता है। बताया था ये बात, नहीं बताई थी ऊपर, आप लोग ऊपर वीडियो पॉज करके या बैक करके आप लोग जा सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा,
25 डिग्री सेल्सियस पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता क्या होगी? तो क्या होती है बेटा जल में 10⁻⁷ है, इसमें जल में है ना, क्योंकि 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। नेक्स्ट है जिंक धातु की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी हो रही है बेटा, हाइड्रोजन, यानी कि H2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच में पी तथा एच क्या प्रदर्शित करते हैं? तो पता है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बता रखा है ना, हाइड्रोजन आयन। पीएच का सूत्र लोग मैंने ऊपर नहीं बताया था, बट यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। मैंने ऊपर सारे बता रखे हैं, अब उसमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट है देखो। टमाटर में बताया था ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सिरके में कौन सा एसिटिक अम्ल, इमली में कौन सा टार्टरिक, संतरा नींबू रस में सिट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, ठीक है, और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड बता चुका हूँ। ये रहा चींटी तथा मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड है ना। यहाँ पे मैथोनोइक एसिड दे रखा है ना, मैथोनोइक अम्ल, तो ये बेटा इसका आईयूपीएसी नेम होता है। क्या होता है, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम मैंने अभी कराया नहीं है, मैं करा दूंगा इसे, तो उसमें देख लेना आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुद्ध जल तथा वर्षा का जल का पीएच मान बताइए। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, क्योंकि जल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। और वर्षा का जल क्या होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इस बात को। दांतों का क्षय का मुख्य कारण क्या है, अम्लीय माध्यम। क्या क्या कारण है, अम्लीय माध्यम, क्योंकि पीएच का जो मान होता है वो क्या होता है, 5.5 से कम होने पर, है ना। अब आपको पता है 1 से 0 से लेके बेटा 7 तक कैसा माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम होता है। अम्ल तथा क्षार के मध्य अभिक्रिया द्वारा लवण बनाने की क्रिया का नाम क्या है? ध्यान को, उदासीनीकरण अभिक्रिया था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पाचन क्रिया में पेट में किस अम्ल का स्राव होता है? बताया था पेट में भी, जस्ट बताया था मैंने फिर, हाइड्रोक्लोरिक HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब मैंने बताया था आपको इसमें एनो ले लेंगे, एनो ले लेंगे, इन्होंने क्या कर देगा, इसमें बेस प्रेजेंट होता है, तो दोनों क्या कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ये एसिड है और इसमें बेस है, तो एसिड और बेस मिलकर क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट है साधारण नमक तथा भोजन में प्रयुक्त लवण का नाम अनुसार तो बताइए। साधारण नमक का नाम क्या है, NaCl नहीं था, सोडियम क्लोराइड। ये तो बच्चों को पता होगी बेटा। नेक्स्ट है किस अम्ल तथा क्षार के मध्य अभिक्रिया द्वारा साधारण नमक बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो बना रहे थे ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, तो यहीं से तो बनना था ये NaCl, तो यहाँ से NaCl दिखा दो, NaCl प्लस वाटर। ठीक है। खनिज नमक भूरे रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, अशुद्धियाँ पाई जाती है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीओपी तथा जिप्सम का सूत्र दीजिए। करा चुका हूँ ना ऊपर। पीओपी में यहाँ पे होता है, जिप्सम में यहाँ पे 2 लगा होता है, तो दोनों को बता दिया है मैंने ऊपर। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित करने हेतु किस ताप पर गर्म करते हैं? बताया था ना, बताया था 100 डिग्री सेल्सियस ले लो, 373 केल्विन ले लो। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा वो आप लोगों के लिए। ठीक है, पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या संबंध है? तो प्राचीन काल में जिप्सम को पेरिस की मॉर्टी से प्राप्त किया जाता था, अतः इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में जिप्सम को कहाँ से प्राप्त किया था, पेरिस की मॉर्टी से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसे क्या रखा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। साधारण नमक में कौन सा यौगिक उपस्थित होने के कारण यह वायुमंडल में नमी अवशोषित करता है? मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3 होता है ना, तथा अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। बेकिंग सोडा NaCO3 होगा। अगर मैं बेकिंग पाउडर की बात करूँ तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो कभी आप सोचो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, तो ध्यान रखना बेकिंग सोडा NaCO3 होता है, बट बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaSCO3 प्लस टार्टरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है ना, मिक्सचर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर प्रयोग करने से केक मुलायम तथा स्पंजी क्यों हो जाता है?
तो बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल की परस्पर क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिससे केक मुलायम व स्पंजी हो जाता है। ठीक है, तो मुलायम कैसे होता है वो और स्पंजी क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल की क्रिया द्वारा क्या बन जाता है बेटा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे केक मुलायम व स्पंजी हो जाता है। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा तथा वॉशिंग सोडा किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो 16वें प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, 16वें प्रक्रम प्रयुक्त पदार्थों का नाम बताइए। सोडियम क्लोराइड NaCl, NH3, चूना पत्थर CO3 का यूज किया जाता है। सांद्र अम्लों को तनुकृत करने की विधि बताइए। सांद्र अम्लों, देखो बेटा यहाँ पे वर्ड आया सांद्र, ठीक है, और एक आया तनु। तो सांद्र और तनु यानी कि ये होता है कंसंट्रेशन लिखा होता है शॉर्ट में, और ये लिखा होता है डाइल्यूट। तो इनमें क्या अर्थ होता है? तो सांद्र का मतलब होता है बेटा गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब क्या है? इसमें लेस वाटर है, पानी कम है। तनु का मतलब है मोर वाटर, इसमें पानी क्या है? ज़्यादा है। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है बेटा, जैसे लैब में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है जैसे डाइल्यूट लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा है, तो ये भी H2SO4 है और ये भी H2SO4 है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यार डाइल्यूट लूँ या कंसंट्रेशन H2SO4 लूँ। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है? तनु। तनु का मतलब पतला। पतला का मतलब है इसमें वाटर ज़्यादा है ना। कंसंट्रेशन मतलब है सांद्र। सांद्र मीन्स गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब है H2SO4 इसमें ज़्यादा है, पानी क्या है? कम है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कंसंट्रेशन। तो वो ये कह रहा है सांद्र अम्लों को तनुकृत करने की विधि बताइए। सांद्र अम्लों को तनुकृत करने में अम्ल को जल में डालते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन से क्या बना रहे हैं? तनु बना रहे हो आप लोग। तो तनु क्या होता है? पतला, तो इसमें वाटर डाला जाएगा, सीधी सी बात है। आगे सुनते हैं बेटा। सार्वत्रिक सूचक क्या है, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है ये। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। पीएच स्केल देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? सोरेनसन बताया, वैसे शॉर्ट में बोलते हैं इसे SPL सोरेनसन। ठीक है, जल में अम्ल तथा क्षार का विलयन ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? जल में अम्ल तथा क्षार का विलयन तो कैसा होता है बेटा? ये ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो मैं यहाँ इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हो, चैप्टर फर्स्ट में देख सकते हो आप लोग। क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जाकर चैप्टर में आप लोग देख सकते हो। तो किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन कब होता है? 7 पे। pH की इकाई क्या है? pH की कोई भी यूनिट नहीं होती है ना, इकाई का मतलब है यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। तो बेटा ये जो नंबर है ना, प्रश्न 767, तो इन पर मत जाना ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने अलग अलग उठाए हैं, तो आप इन पर नहीं जाओ। कभी आप सोचो सीक्वेंस से चल रहा है, ये नंबर आगे पीछे कैसे हो रहा है, तो इन पर ध्यान नहीं देना है। बुझे हुए चूने को प्रेजेंट चून किस प्रकार बना जाता है? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो। बनाने की विधि देखो कहाँ पूछ लिया क्वेश्चन। ठीक है, अम्ल से विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? क्यों होती है बेटा? जलीय विलयन में अम्ल का वियोजन हो जाता है। जब जल में डालते हैं अम्ल को तो वो टूट जाता है ना, उपस्थित आयनों के कारण विलयन विद्युत का चालक बन जाता है। जैसे H2SO4 था, वाटर में डाल दिया तो क्या बना दिया? हाइड्रोजन आयन बना दिया SO4, अलग अलग आयनों में टूट गया। अब HCl था, H2 में टूटा, हाइड्रोजन आयन बना दिया, इसलिए में क्या होता है? विद्युत का चालन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल की उपस्थिति में ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है? जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन बनता है, पता है, अम्ल का व्यवहार अम्लीय हो जाता है। जैसे HCl था और था तो हाइड्रोजन आयन बना दिया और Cl नेगेटिव बना दिया, इसलिए इसका व्यवहार, अम्ल का व्यवहार कैसा होता है? अम्लीय होता है। अस्थिरोग विभाग में हड्डी टूटने पर लगाए जाने वाले प्लास्टर में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? यह जल से संयोग करके कठोर क्यों जाता है? तो आपको बता दिया मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ना, यह जल में संयोग करके क्या बनाता है? जिप्सम बना देता है। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ जस्ट ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रिपरेशन मेथड आ गया जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक अभिक्रिया आपका बताइए।
तापमान का मतलब टेम्परेचर बताइए कितना, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो। ठीक है, तो ये जिप्सम था, ये आपके पीओपी बना दिया, करवा चुका हूँ बेटा ऊपर। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं देखोगे, वॉशिंग सोडा तथा बेकिंग सोडा बनाने की विधि ये सब करा चुका हूँ। पीएच स्केल, इसकी उपयोगिता, अम्लीय वर्षा क्या है इसे देख लो आप, वर्षा जल में अम्लीय क्यों होता है, अम्लीय वर्षा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। तो वर्षा जल में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस घुलने के कारण वर्षा जल अम्लीय हो जाता है तथा पीएच का जो मान है 5.6 से भी कम हो जाता है। और जब 5.6 से कम होता जाएगा तो कैसा होता चला जाता है, वो स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ हो जाता है फिर। ठीक है ना, तो ये सभी गैसें अम्लीय हैं तथा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो देखो H2O था वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, तो ये जल में घुल के क्या बना दिया उन्होंने, कार्बोनिक एसिड बना दिया, नहीं बना दिया। तो वर्षा का जल कैसा बन गया बेटा, एसिडिक होगा नहीं होगा, अम्लीय होगा नहीं होगा। ऐसे H2O वर्षा का जल है, इसमें SO3 डाल दिया तो H2SO4 बना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। ऐसे SO2 डाल दिया, SO3 डाल दिया, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बना दिया उसने। तो इसलिए जो वर्षा का जल होता है वो अम्लीय होता है। ये वर्षा का जल था, ये जल था, और इन गैसों के कारण कैसा बन गया बेटा, ये इन्होंने क्या फॉर्म किया, अम्ल बना दिया। ठीक है, इसलिए वर्षा का जल क्या होता है बेटा, अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से बेटा आपका ये शायद, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कह रहा है वो। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जब दूध परिवर्तित होकर दही बनाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिस कारण पीएच का मान 6 से घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। सेकंड क्वेश्चन है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। तो ताज़ा दूध थोड़ा अम्लीय होता है, जो ताज़ा दूध गढ़ता है ना उसमें थोड़ा एसिडिक होता है वो, है ना, क्योंकि पीएच वैल्यू क्या होती है उसकी 6 होती है, और यह खराब होकर और खट्टा हो जाता है। तो बैक्टीरिया की सक्रियता के कारण, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जन्म लेगा, तो ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर यह क्षारीय हो जाता है तथा लैक्टिक अम्ल बनने के कारण इसे खट्टा होने से ज़्यादा समय तक बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो ताज़ा दूध में बेकिंग सोडा मिलाने से दही बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है बेटा, धीमी हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल बनने के कारण उत्पन्न अम्लीयता को क्या कर देता है, ये उदासीन कर देता है। इसलिए क्या होता है, दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर्स को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ ना। ठीक है, इस चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, और इसके जो क्वेश्चंस कराए हैं मैंने सारे, इन्हें की प्रैक्टिस बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। ओके बेटा, थैंक यू।